तो हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस मौके पर संजीव कौशल ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा सरकार गंभीरता से काम कर रही है और हाई पावर कमेटी भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई गई है। इस कमेटी की हर महीने बैठक होगी। सुनिए। हरियाणा में विजिलेंस ब्यूरो किस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है, कैसे इस पर अब आप सरकार काम कर रही है और इसके साथ साथ प्रदेश में जो विकास की परियोजनाएं हैं इन पर कैसे काम हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल मौजूद हैं। कौशल साहब, ये पिछले दिनों एक बैठक हुई थी सर, जिसमें आप मौजूद थे, मुख्यमंत्री जी थे और तमाम जिलों के अधिकारी भी बुलाए गए थे। खासतौर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश डालने के लिए सरकार ने जो स्टेट विजिलेंस है उसका दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। सर, उसमें हम किस स्थिति में हैं और क्या करने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक ली थी उसमें एंटी करप्शन मेजर्स लगाने के लिए काफ़ी सख्त फैसले लिए गए थे। एक तो उन्होंने निर्णय किया है, एक हाई पावर्ड कमेटी अगेंस्ट करप्शन बनाई है और उसमें ये हुआ है कि वो हर महीने कोशिश करे एक बैठक करने की, और वो पहली बैठक रखने की भी चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें कहा है कि इमीडिएटली रखें। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि बुध या वीरवार में ही वो बैठक हम कर लेंगे। उसमें पॉलिसीज़ जो भी एंटी करप्शन मेजर्स की हैं वो उसके बारे में निर्णय करेंगे। हम रिव्यू करेंगे कि कितनी इंक्वायरी इस वक्त पेंडिंग है विजिलेंस ब्यूरो के पास और क्यों पेंडिंग है, कितनी देर से पेंडिंग है। फिर जिनमें रिपोर्ट आ गई उसमें आगे क्या कार्रवाई की। अगर एफआईआर दर्ज करने का है तो एफआईआर हो गई तो इन्वेस्टिगेशन कितनी देर में हो रही है। और फिर जो टू कोर्ट प्रोसिक्यूशन शुरू हो गई उनमें रिजल्ट भी मॉनिटर करेंगे कि उनमें प्रोसिक्यूशन के बाद सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन कितनी हुई है, मतलब सक्सेस रेट क्या है और कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की इंक्वायरियाँ वो भी मॉनिटर करेंगे। वो हर तरह से इसको मॉनिटर करेंगे और ये रेगुलर मीटिंग होगी। एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को और सुदृढ़ करने की जो आवश्यकता है उसके बारे में भी फैसला हुआ है। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने एक तो ये अप्रूवल दी है कि कुछ हमारे पास रिटायर्ड सीबीआई के अधिकारी जो कि बहुत कामयाब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहे हैं उनको हमने री एम्प्लॉय किया है, एंगेज किया है स्टेट विजिलेंस ब्यूरो में, और 4 जने इस तरह के हमने लिए हैं। उससे हम अपेक्षा करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। एक उसमें जैसे कि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का भी अच्छी तरह से वो जांच कर पाएंगे। एक ये हो गया। तीसरा ये एक फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया कि हम डिविजनल लेवल पर विजिलेंस ब्यूरो एक तरह से बनाएं। मतलब जो हमारे डीआईजी आईजी हैं विजिलेंस के, वहाँ पे हेड 4-5 जिलों के पीछे, उनको अधिकृत किया है कि 1 करोड़ तक की कोई कंप्लेंट हो उसकी जांच वहाँ पर वो कर सकेंगे। उनको उसके लिए गाइडेंस ओवरऑल तो होगी डीजी विजिलेंस की, लेकिन उनको हर चीज़ के लिए अप्रूवल लेने के लिए बार बार नहीं आना पड़ेगा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो में। तो ये भी एक निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ के सेक्शन 17A आपको मालूम होगा, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भारत सरकार ने ऐड किया है। उसका भी जो सैंक्शन देना हो वो भी डिविजनल कमिश्नर हमारे अधिकृत हो पाएँ, उसके बारे में हम कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही हम उसके बारे में कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। आखिरी पॉइंट था कि सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन भी, जब मतलब विजिलेंस ब्यूरो इंक्वायरी कर लेती है, एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अदालत में जब जाते हैं तो सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन लेना भी आवश्यक होता है। जो एम्प्लॉइंग अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसका, तो उसके लिए भी हम डिविजनल कमिश्नर को अधिकृत करने का फैसला करने जा रहे हैं। तो सर, ये जो बैठक हुई थी उसमें तय किया गया था, आप कह रहे हैं कि बैठक और जल्द जो इसके ऊपर कई फैसले हुए हैं। अब पवन जी क्योंकि पूछ ही रहे हो आप, एक मुख्यमंत्री जी की और सोच है कि हर विभाग में सीवीओ होता है, आपको मालूम होगा। चीफ विजिलेंस ऑफिसर आमतौर पर विभाग का ही अधिकारी होता है। तो एक सोचा गया कि भारत सरकार में जैसे चीफ विजिलेंस ऑफिसर या तो ऑल इंडिया सर्विसेज के होते हैं या एम्पैनल किए होते हैं दूसरे विभागों से, तो अब कोशिश ये होगी कि हम एम्पैनल करके दूसरे विभागों से भी सीवीओ ले सकते हैं जो कि काबिल हों और जिनको वहाँ लगाया जा सकता हो। वो उसके बारे में भी हम कोशिश कर रहे हैं।
तो कोशिशें काफ़ी हैं ताकि हम भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ सकें और उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकें। यानी सर जो सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उस नीति पर मजबूती से काम हो, उसको लेकर क्या क्या किस किस तरीके से काम किया जा सकता है, उस पर नीति बनाई जा रही है जी। और सर साथ ही पिछले दिनों प्रदेश भर में ये देखने को मिला है, पिछले करीब हम 6 महीने की बात करें तो लगातार तमाम जो जिले हैं उसमें चाहे छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक कोई भी भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनको पकड़ा जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। तो ये सरकार की और आपकी जो एक सोच है, एक रणनीति है, उसी का हिस्सा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी का ही है। अभी जो ये आपने देखा है कुछ, ये सारी चीज़ें और तेज़ होंगी। जो हाई पावर्ड कमेटी है वो इसका रिव्यू करेगी और फिर चीफ मिनिस्टर साहब तो उसका फाइनल रिव्यू करते ही हैं। जो पेंडिंग केसेस हैं जिनमें कि सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन होने में देरी हुई है, वो क्यों हो रही है वो भी हम मॉनिटर करेंगे। 17A की क्लियरेंस अगर है किसी की पेंडिंग तो वो भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम रिव्यू किया करेंगे। जी सर, इसके अलावा मेरा सवाल है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर। आपने पिछले दिनों एक बैठक की थी सर, 100 करोड़ रुपए से अधिक की जो विकास की परियोजनाएं हैं उनके ऊपर समीक्षा हुई है। किस स्तर पर है सर तमाम बड़े जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं और उनको और ज़्यादा तेज गति देने को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं सर? पवन जी, वो एक बैठक नहीं की थी हमने, वो काफ़ी सारी बैठकें हुई थी, 5-6 बैठकें हुई थी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। जहाँ जहाँ पे 100 करोड़ से ज़्यादा की कॉस्ट वाले प्रोजेक्ट थे उनको रिव्यू हमने किया था। और उसका अब दूसरा राउंड ऑफ रिव्यू अब हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 1.5-2 महीने उस चीज़ के हो गए हैं और सेकंड राउंड अब हम उसका शुरू करेंगे और आने वाले 2-3 दिन में ही वो शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। कोशिश यही है कि टाइम पर ये सारे प्रोजेक्ट पूरे हों और उनकी मॉनिटरिंग भी अच्छी तरह से हो, क्वालिटी भी उसमें अच्छी हो, काम की भी। और उसमें जो भी होता क्या है कि केवल बिल्डिंग बनना महत्वपूर्ण नहीं होता, इंस्टीट्यूशन बनना महत्वपूर्ण होता है। उसमें मैन पावर क्या होनी चाहिए, उसमें इक्विपमेंट क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें टाइमलाइन और माइलस्टोन्स के साथ हम इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं। सर इसके अलावा जो है वो एक और नया विभाग मुख्यमंत्री जी ने बनाने का फैसला किया, उसके तहत भी काम हो रहा है। तो इससे जो वो तमाम जो चीज़ें हैं उनको फाइनलाइज करने में मदद मिल रही है? एक और जो तब्दीली की इसी विषय में वो मुख्यमंत्री जी की ही सोच रही और बहुत अच्छी सोच। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बनाया है। आप जानते हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं कॉर्पोरेट साइड पे, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज हर कंपनी में बहुत महत्वपूर्ण एक विभाग होता है। हमारे वो नहीं था, तो अब हमने कई सारे प्रयोग किए हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने टैबुलेशन की है, एम्प्लॉयज़ का डेटा इकट्ठा किया है, कौन सा होम डिस्ट्रिक्ट है वो निकाला है, हर किसी का क्या उनके करियर में क्या क्या चीज़ें ख़ास रहीं वो भी हम ले रहे हैं, क्या स्पेशलाइजेशन है वो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हम जो पहले पुराना एक कॉलोनियल टाइम का नाम था उसको बदल के हमने अब वो HR डिपार्टमेंट कर दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। उसमें हम सारी ये क्लैरिफिकेशंस वगैरह तो जारी करेंगे ही, स्वीकृतियां तो देंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी ऐड ऑन करते हुए काफ़ी चीज़ें हमने ऐड की हैं और आशा है कि उससे कर्मचारियों का भी फ़ायदा होगा और सरकार का भी और ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर आपने एक जो वो हरियाणा में योजना शुरू की, लाल डोरा मुक्त योजना, जिसको बाद में केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के नाम से जो है वो आगे बढ़ाया है। आप क्या देखते हैं सर इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खास तौर पर कितना फायदा मिल रहा है और ये योजना अभी किस स्तर पर है सर? देखिए, तकरीबन 19 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी कार्ड्स तैयार हो चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि ये काम 24 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। सारे प्रदेश में बैठकें मैं वीकली कर रहा हूं, उसमें FCR साहब भी साथ होते हैं मेरे और इसके अलावा सभी अधिकारी होते हैं, डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट के भी होते हैं और ज़िलों के सभी DC होते हैं और DCs के साथ DDPO भी होते हैं, DRO भी होते हैं। इसमें सभी विभागों का मिलकर योगदान हो रहा है और इसका फ़ायदा आप जानते ही हैं कि लाल डोरे में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लोगों के घर हैं, उनका कोई भी उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी। वो जब खरीदो फरोख्त भी होती थी तो वो बोलचाल में होती थी, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता था, रजिस्ट्री नहीं होती थी। तो अब हर चीज़ को एक तरह से अनलॉक करने का मौका मिलेगा।
हर ग्रामीण अंचल में रहने वाले व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगर वो बेचे किसी को तो उसके पास रजिस्ट्री आम तरह से जैसे दूसरी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है वो रजिस्ट्री भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आदमी उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन से किसी बैंक के पास जाकर लोन लेना चाहे या उसके बेसिस पे कुछ काम करना चाहे तो पहले नहीं कर पाता था। आपको ध्यान होगा बैंक सदा कहते थे अर्बन प्रॉपर्टी बताओ, इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट नहीं थे। अब वो हर चीज की ओनरशिप हो गई, हजारों करोड़ रुपए की ओनरशिप लोगों की वो अनलॉक हो गई है, उसका वो फायदा उठा सकते हैं। यही इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। इसका कई लोग नाम लेते हैं लाल डोरा फ्री, स्वामित्व, कुछ भी सोचें, बेसिक ये है कि इससे लोगों को उस प्रॉपर्टी के हक मिल गए और उसकी खरीदो फरोख्त भी हो सकेगी। अब इसके अलावा उसके बेसिस पे वो कोई भी लोन लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको उदाहरण दूं, हमने पैक हाउसेस बनाने की हरियाणा सरकार ने एक स्कीम शुरू की। पैक हाउसेस के लोन के लिए जो कि उनको ग्रुप था, जो कि किसानों का ग्रुप बनता था, आप एफपीओ कह लेते थे या दूसरा कह लेते थे, उनमें जब लोन लेना होता था तो बैंक्स कहते थे कोई अर्बन प्रॉपर्टी दिखाओ, उसके बेसिस पे देंगे वो, क्योंकि किसान के पास अर्बन प्रॉपर्टी होना काम बहुत कम होता है। तो बड़ी भारी दिक्कत आती थी। हमने बड़े महीनों तक बैंक्स को समझाया कि भाई इनके पास अर्बन प्रॉपर्टी नहीं होती, आप जब वो पैक हाउस की बिल्डिंग को आपको एक तरह से गिरवी रखा जा रहा है तो आपको क्या दिक्कत है, आप उससे जो भी रिडीम करना हो कर सकते हो। लेकिन फिर भी बैंक मान नहीं रहे थे। हर किसी का हेड ऑफिस, उनको ज्ञान ही नहीं होता हेड ऑफिस वालों को बैंक्स की कई बार। तो ये चीजें अब सारी पास की रह गई, लोगों को बहुत फायदा हुआ। अंतिम सवाल है सर मेरा, कोविड एक बार फिर सर बढ़ रहा है और खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में जो वो कई मामले सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम हालांकि ज़्यादा चपेट में एक बार फिर नजर आ रहा है, तो क्या कोई सर नई हिदायतें, कोई नए एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं, क्या तैयारी है सर? देखिए, सदा डॉक्टर्स को आपने सुना होगा, कहा तो ये जाता है कि मास्क लगा के रखें तो अच्छा ही है, बेहतर ही होता है। ये जो सीजनल कोल्ड फ्लू वगैरह है वो भी नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली। आप ध्यान से देखो तो आप देखेंगे कि जापानीज, कोरियंस तो सदा पहले भी अपना मास्क लगा के रखा करते थे। हमें इसके बारे में उस वक्त ज्ञान ही नहीं होता था। लेकिन ये बात ठीक है कि कुछ केसेस हमने देखा है कि थोड़ा स्टेडीली गुड़गांव में बढ़े हैं और थोड़ा सा फरीदाबाद में भी हैं। और ये जितना दिल्ली के नज़दीक हैं, क्योंकि बहुत आवाजाही रहती है, जितना पहले एक बेस पे था उसके ऊपर आना जाना वो सिम्टम्स वाला वो छोटा मोटा काम चलता है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है। ये नहीं है कि हम सब चिंतित हो जाएं या भयभीत हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो भी मैं कहता हूँ, क्यों भयभीत होने की कोई बात नहीं है, चिंतित होने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं वो फटाफट ठीक भी हो रहे हैं, 5-6 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है बढ़ रही, चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में आपने हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी सुना है, एसीएस हेल्थ ने भी मुझे ब्रीफ किया था कि आज हम डायरेक्शंस जारी कर रहे हैं कि जो 4 ज़िले दिल्ली के साथ लगते हमारे हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर और सोनीपत, वहाँ पर हम मास्क दोबारा लगाने के लिए लोगों को हिदायत देना चाहते हैं ताकि ये बिल्कुल भी ना फैले और इसको और कंटेन हम कर पाएँ। ये एक ऐसी हिदायत है जो लोगों के फ़ायदे के लिए है। तो ये 4 ज़िलों में हम चाहते हैं कि मास्क को लगाया जाए। हमारे साथ हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल थे, जो कह रहे हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए तमाम तरह की तैयारी जो है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार तमाम वो फैसले ले रही है जिससे प्रदेश में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से रोक लगे। इसके साथ ही अन्य जो तमाम मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।